तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल इनो डॉट बाय एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन के पूरे प्रकार पढ़ चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम लैंगिक जनन के क्रियाविधि के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? लैंगिक जनन के क्रियाविधि के बारे में, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी कि जीव जो है ये लैंगिक जनन की क्रिया कैसे करता है, यानी कि जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को या वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, बिल्कुल छोड़ करके मत जाना। बिल्कुल आसानी तरीका से, बिल्कुल इजी तरीका से हम लैंगिक जनन के क्रिया विधि को समझने वाले हैं। तो लैंगिक जनन के क्रिया विधि को समझने के लिए प्यारे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का मतलब समझना होगा। लैंगिक और अलैंगिक जनन का डिफिनेशन याद रखना होगा, जो हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन का मतलब क्या था? तक जब कोई एक जीव या अकेला जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर लेता है, कोई एक या अकेला जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन कहे थे। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं बाबू? तो जब दो जीव मिलकर के, यानी नर और मादा, दो जीव मिलकर के अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी काहे के मतलब लैंगिक जनन करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता हो रही है ना। चलिए आज हम समझते हैं लैंगिक जनन की क्रियाविधि के बारे में। चलिए, तो देखो बाबू, ये लैंगिक जनन करने के लिए, क्या करने के लिए? लैंगिक जनन करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन करने के लिए कितने जीवों की? दो जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों जीव समान जाति का रहना चाहिए और उसका लिंग विपरीत रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि समान जाति का ना रहे और लिंग एक समान ही रहे, तो ऐसे लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होगा। लैंगिक जनन करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों समान जाति का होनी चाहिए और दोनों विपरीत लिंग वाले होने चाहिए। यानी एक नर होनी चाहिए तो दूसरी मादा होनी चाहिए। समझ में आया? यानी हमने कहा कि लैंगिक जनन करने के लिए समान जाति के विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन करने के लिए समान जाति के विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है। कोई अकेला जीव लैंगिक जनन नहीं कर सकता है प्यारे। यानी लैंगिक जनन करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों जीवों समान होनी चाहिए और विपरीत लिंग वाली होनी चाहिए। तो हमने यही कहा कि लैंगिक जनन करने के लिए समान जाति के विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? तो एक नर की आवश्यकता होती है तो दूसरी मादा की आवश्यकता होती है। यानी कि लैंगिक जनन करने के लिए समान जाति के विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है, पहला नर और दूसरा मादा। अब समझना, इन नर में क्या होता है प्यारे, कि नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, मेल गैमिट्स का निर्माण होता है, जिसे हम लोग शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग मेल गैमिट्स कहते हैं, शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। उसी प्रकार मादा में मादा युग्मक या फीमेल गैमिट्स का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अंडाणु या ओवम कहते हैं। नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण हो रहा है। जब ये नर और ये मादा, जब नर और मादा दोनों आपस में मिलता है, दोनों आपस में संबंध बनाता है, समझ रहे हो ना, दोनों आपस में संबंध बनाता है, तो संबंध बनाने के फलस्वरूप ये नर युग्मक शुक्राणु और ये मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं, संलयन हो जाते हैं। संलयन के मतलब, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। संलयन का मतलब क्या होता है बाबू? मिलना। तो क्या हो जाता है? दोनों जीव आपस में मिल जाते हैं, दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं, संलयन हो जाते हैं। यानी कि लैंगिक जनन करने के लिए समान जाति के दो विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है, पहला नर और दूसरी मादा। नर में नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, जिसे हम लोग शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। जब ये नर और ये मादा दोनों आपस में मिलता है, संबंध बनाता है, तो नर युग्मक शुक्राणु और ये मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं, संलयन हो जाते हैं, फ्यूजन कर लेता है।
और फ्यूजन करके युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू? युग्मनज का, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं जाइगोट्स। तो युग्मनज एक प्रकार के द्विगुणित कोशिका है। अब ये युग्मनज क्या करता है? अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, अपने आप को रूपांतरित कर लेता है और रूपांतरित करके भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। ये युग्मनज क्या करता है? अपने आप को रूपांतरित करके परिवर्तन करके किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। और यही भ्रूण धीरे धीरे वृद्धि विकास करके एक नए शिशु का निर्माण करता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लैंगिक जनन की क्रिया विधि कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन के क्या कहते हैं बाबू? क्रिया विधि कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि लैंगिक जनन करने के लिए समान जाति के विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है। पहला नर और दूसरा मादा। नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। जब नर और मादा दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाता है, आपस में मिलता है, तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं, संलयन हो जाते हैं और संलयन होकर के युग्मनज का निर्माण करता है। यह युग्मनज क्या करता है? यह युग्मनज क्या करता है? अपने आप को परिवर्तन करके रूपांतरण करके भ्रूण का निर्माण करता है और यह भ्रूण धीरे धीरे वृद्धि विकास करके अपने समान या नए शिशु का निर्माण करता है, नए शिशु का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को ही, इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लैंगिक जनन की क्रिया विधि कहते हैं। देखो, लैंगिक जनन करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका से आप डिफिनेशन दे सकते हो बाबू। लैंगिक जनन करने के लिए समान जाति के विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है। पहला नर और दूसरा मादा। नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है तथा उसी प्रकार मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। जब नर और मादा दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण करता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। और वही जाइगोट्स अपने आप को रूपांतरित करके, परिवर्तन करके भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण धीरे धीरे वृद्धि विकास करके एक नए शिशु का जन्म देगा, एक नए संतान को जन्म देगा। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन की क्रिया विधि कहते हैं। देखो, डिफिनेशन हम लिख दिए बाबू। लैंगिक जनन करने के लिए समान जाति के विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है। पहला नर और दूसरा मादा। नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है तथा उसी प्रकार मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। जब नर और मादा दोनों आपस में मिलता है, संबंध बनाता है, तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में संलयन होकर के, फ्यूजन होकर के युग्मनज का निर्माण करता है और यह युग्मनज परिवर्तन होकर के भ्रूण का निर्माण करता है और यह भ्रूण धीरे धीरे वृद्धि विकास करके एक नए शिशु का जन्म देता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन की क्रिया विधि कहते हैं। समझ में आया ना? चलिए, अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा। देखो, ये जो नर युग्मक शुक्राणु जो होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होता है बाबू 23। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। इसलिए नर युग्मक को आगुनित कहते हैं। क्या कहते हैं? आगुनित। आगुनित को बाबू एन से सूचित कहते हैं। उसी प्रकार से यह मादा युग्मक अंडाणु होता है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23, इसीलिए इसको हम आगुनित कहते हैं और आगुनित को बाबू एन से सूचित किया जाता है। जब अभी युग्मनज की अगर हम बात करेंगे, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करता है, तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होता है बाबू 46। क्या होती है? 46। इसीलिए इसको हम द्विगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित। और द्विगुणित को 2n से सूचित किया जाता है। कितने से? 2n से सूचित किया जाता है। इतनी सी याद रखना। देखो, यहाँ पे लिख दिए, नर युग्मक शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है, इसलिए इसको आगुनित कहते हैं और आगुनित को n से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से मादा युग्मक अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या भी 23 होता है, इसलिए इसे आगुनित कहते हैं और आगुनित को n से सूचित करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पूछता है, इस तरह से पूछता है प्यारे, कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मक का मतलब या तो शुक्राणु की बात कर रहे हैं या तो अंडाणु की बात कर रहा है। तो शुक्राणु या अंडाणु में यानी युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 23 यानी आगुनित। तो डायरेक्ट आपसे पूछे युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना? 23 बोले तो आगुनित यानी कि n से सूचित किया जाता है। सेम उसी प्रकार से एक और प्रश्न है, युग्मनजों में यानी जाइगोट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मनजों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी द्विगुणित होती है, 2n से सूचित किया जाता है। तो युग्मनजों में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी द्विगुणित बोले तो 2n से सूचित करते हैं।
अच्छा, एक प्रश्न और समझना, एक प्रश्न और पांचवा आपसे कभी कभी क्या पूछता है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? किसमें? युग्मकों में, युग्मक नहीं, युग्मकों। तो युग्मक का मतलब एक बात कर रहा है, शुक्राणु चाहे अंडाणु की बात कर रहा है, लेकिन युग्मकों में एक से अधिक युग्मक की बात कर रहा है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों की बात कर रहा है। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलता है तो युग्मज बनता है। तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 बोले तो 2n। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आप अगला पॉइंट समझते हैं। तो चलिए बाबू, जैसे कि हम लैंगिक जनन की क्रिया विधि पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर, यानी डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर करेंगे। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि लैंगिक जनन में, यानी कि इसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती। ये पहला अंतर। चलिए दूसरा अंतर देखेंगे। लेकिन लैंगिक जनन करने के लिए यानी जीवों में युग्मक का निर्माण होता है। तो इसमें डायरेक्ट लिखे हैं कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, लेकिन अलैंगिक जनन करने के लिए गैमेट्स यानी युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें डायरेक्ट लिखे हैं कि इसमें युग्मक का निर्माण यानी गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, यानी इसमें युग्मक का निर्माण होता है और इसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। ये हुआ दूसरा अंतर। चलिए तीसरा अंतर देख लेते हैं। देखो, लैंगिक जनन करने के लिए निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। तो ये हुआ तीसरा अंतर। चलिए, जो लैंगिक जनन है एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत प्रोसेस के द्वारा ये जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो ये लैंगिक जनन जो है एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो यह एक सरल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है और अलैंगिक जनन एक सरल प्रक्रिया। सरल प्रक्रिया के मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन में कोई जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट लेता है, विखंडित कर लेता है और नए संतान उत्पन्न कर लेता है, बहुत आसान तरीका से, एक सरल तरीका से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जटिल प्रक्रिया है, धीरे धीरे होने वाले कई सारे प्रोसेस के द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है, वह एक सरल प्रक्रिया है। चलिए, जो लैंगिक जनन जो है ये धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, एकदम धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। ये वाला लैंगिक जनन जो है एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अलैंगिक जनन एक तेज गति से होने वाली प्रक्रिया है। ये है पांचवा अंतर। चलिए, ये पांचवें अंतर जो भी है। उसके बाद अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के हूबहू समान नहीं होता है। यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है, अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है अपने जनक के हूबहू समान नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान या संतति अपने जनक के हूबहू समान होता है। युवा छठा अंतर, यानी लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के हूबहू समान होते हैं। क्या होते हैं? हूबहू ये समान। और एक लास्ट अंतर, 7वां अंतर देते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होता है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को हम लोग क्लोन या पुंजन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को हम लोग क्लोन या पुंजन कहते हैं। जो यहाँ पे लिख देते हैं, क्लोन मिट गया है, क्लोन या पुंजक कहते हैं। या उसी तरह से अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को हम लोग क्लोन या पुंजक नहीं कहते। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है। तो अब आशा करते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को बिल्कुल इजी तरीका से आप याद रखिएगा। चलिए, अब देखो कभी कभी क्या होता है, करें समझना, कभी कभी क्या होता है कि स्पेशल के बाद लैंगिक जनन के गुण पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है कि स्पेशल लैंगिक जनन के गुण पूछ लेता है या अलैंगिक जनन के गुण पूछ लेता है। तो जब लैंगिक जनन के गुण पूछेगा तो इसके पूरे अंतर को केवल लिख देना है, तो ये लैंगिक जनन का गुण हो गया। और जब अलैंगिक जनन के गुण पूछेगा तो इसके पूरे ये वाला पार्ट्स को लिख देना, तो ये हो गया लैंगिक जनन। तो हम लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंतर भी पढ़ लिए और लैंगिक जनन का गुण भी समझ लिए और अलैंगिक जनन के गुण भी समझ लिए। आज के वीडियो में इतना ही और अगला वीडियो में हम मिलते हैं।